जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। आपके पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईस्वी तक आपको पढ़ना है। और जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, यहाँ के बच्चों को आपको पढ़ना है। देखें 600 ईसा पूर्व से लेकर के शुंग और कण्व वंश तक आपको पढ़ना है। ठीक है, आपके पेपर जो पेपर कोड है आप लोगों का दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, पेपर कोड है AAC 102। ठीक है, ये क्लास 1 है, यूनिट 1 है। सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण MCQS ये क्लासेस होने वाली है आप लोगों की। ठीक है, और यह परीक्षा में 100% छपेंगे, ये गारंटी है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखें 2017 से लेकर के 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर मुझे ऐसा लगा है कि इस बार बुक में से ये क्वेश्चन आ सकता है, उन सभी यूनिट 1 से मैंने उन सभी क्वेश्चन को रखा है इस क्लास में। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू फ्री बैच है आप लोगों के लिए। जो भी क्लास कराए जाते हैं, जो भी क्लासेस के नोट्स और PDF होते हैं, सारे टेलीग्राम ग्रुप में दिए जाते हैं, बिल्कुल फ्री में। आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, BA फर्स्ट ईयर है, सेकंड सेमेस्टर है, प्राचीन इतिहास है आप लोगों का, एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, ध्यान रखेंगे भारत का राजनीतिक इतिहास 600 ईसा पूर्व से 647 ईस्वी तक ये आपको पढ़ना है। ठीक है, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है 600 ईसा पूर्व से शुंग कण्व वंश तक आपको पढ़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है आपका पेपर कोड AAC 102 होगा या फिर AAC 102F हो सकता है। ठीक है, यूनिट 1 है, क्लास 1 है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए है जहाँ भी आपके MCQS एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और उससे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, ध्यान रखिएगा। जिनका लिखित एग्जाम है वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं नोट्स भी साथ में आप लोगों को पढ़ाते चलता हूँ। ठीक है, चले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, बौद्ध संघ के आचरण में नियमों का संग्रह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह विनय पिटक में मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, बौद्ध संघ के आचरण में नियमों का संग्रह, ठीक है, नियमों का संग्रह किस में मिलता है? विनय पिटक में मिलता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट नोट्स में देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, देखें, बौद्ध संघ के आचरण के नियमों का संग्रह विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलता है, जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में से एक है। ठीक है, अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा सर जी ये त्रिपिटक क्या है? तो देखिए, बौद्ध धर्म के 3 मुख्य ग्रंथों का एक संग्रह है त्रिपिटक। और इस त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक, ठीक है, त्रिपिटक, इन तीनों पिटक को त्रिपिटक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विनय पिटक क्या होता है, सुत्त पिटक क्या है और अभिधम्म पिटक क्या है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, चले विनय पिटक क्या है? तो विनय पिटक जो है ये ग्रंथ विशेष रूप से बौद्ध संघ के भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों, अनुशासनों और आचार संहिता से संबंधित है। विनय पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अनुशासन की टोकरी। ठीक है, सुत्त पिटक क्या है? तो सुत्त पिटक में यह बुद्ध के उपदेशों और प्रवचनों का संग्रह है। ठीक है, सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध भगवान ने जो भी कहा है या उनके द्वारा जो भी प्रवचन दिए गए हैं, उन सभी प्रवचनों को सुत्त पिटक में लिखा गया है। ठीक है, अभिधम्म पिटक क्या है? तो यह बौद्ध दर्शन और सिद्धांतों का व्यवस्थित और दार्शनिक विश्लेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, देखिए, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। जातक कथाएं, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब मुद्रा राक्षस के बारे में जान लीजिए, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, विशाख दत्त ने प्रसिद्ध पुस्तक मुद्रा राक्षस की रचना की। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। मुद्रा राक्षस संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है। यह भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने के बारे में बताता है। ठीक है, मुद्रा राक्षस क्या बताता है? तो मुद्रा राक्षस बताता है कि भारत में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, इनकी सत्ता में किस प्रकार से आए थे,
उसको लिखा गया है मुद्रा राक्षस में। किसने लिखा है? विशाखदत्त ने। ठीक है, चलें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रामायण का लेखक कौन था? तो रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बुद्ध चरित के लेखक थे? तो बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष हैं। ठीक है, बुद्ध चरित के लेखक कौन है? अश्वघोष। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है? मनुस्मृति पर अपनी ठीक है, मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है, तो यह मेघातिथि प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार जरूर पढ़ लेंगे। चले अब इसमें जो इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, देखें। मनुस्मृति पर अपनी टीका मनुभाष्य के लिए मेघातिथि प्रसिद्ध है। ठीक है, मनुतिथि पर अपनी टीका लिखा गया है। क्या लिखा गया है? मनुभाष्य लिखा गया है। और मनुभाष्य को लिखा किसने है? मेघातिथि ने। ठीक है, ये एक लेखिका का नाम है मेघातिथि। इसने मनुस्मृति पर एक टीका लिखा है जिसका नाम है मनुभाष्य। ठीक है, ये क्लियर हुआ। मनुस्मृति पर टीका मनवर्थ मुक्तावली के लिए कुल्लू भट्ट प्रसिद्ध हैं। यानी मनुस्मृति पर एक और टीका लिखा गया है जिसका नाम है मनवर्थ मुक्तावली। ठीक है, और इसके लेखक है कुल्लू भट्ट। ठीक है, क्लियर हुआ। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अष्टांग संग्रह किस विषय का ग्रंथ है? अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान का ग्रंथ है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इसमें जो नोट्स दिए गए हैं इसे ध्यान से पढ़ेंगे। अष्टांग संग्रह वाग्भट्ट द्वारा रचित आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो 8 अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है, यानी प्रदान करता है। ठीक है, जिसे संस्कृत में अष्टांग कहा जाता है। चलिए ये सारे नोट्स और पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर था? जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऋषभनाथ। ठीक है, ऋषभनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के कुल जैन धर्म में 24 तीर्थकर हैं। ठीक है, 24 तीर्थकारों में प्रथम तीर्थकार, द्वितीय तीर्थकार, 22वें, 23वें और 24 5 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। मैं कई वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलें तो इनको ध्यान में रखिएगा। जो महावीर स्वामी है ये 24वें तीर्थकर थे। उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, अच्छा आगे याद रखेंगे आदिनाथ या फिर ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे। देखिए ऋषभदेव का जो नाम है आदिनाथ। ठीक है, इनका दूसरा नाम है, हो सकता है आपके एग्जाम में जो नाम है वो चेंज करके भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आदिनाथ या फिर ऋषभदेव इनका नाम है, प्रथम तीर्थकर थे जैन धर्म के। अजीतनाथ दूसरे तीर्थकर थे जैन धर्म के। ठीक है, नेमिनाथ 22वें तीर्थकर थे जैन धर्म के और पासरवनाथ 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के और इनको महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? ठीक है, चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था किस धर्म के भिक्षुओं के लिए? तो बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर जी चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है? चलिए इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। देखें, जो चैत्य होता है बौद्ध धर्म में, चैत्य एक पूजा स्थल या फिर मंदिर है जहाँ जो बौद्ध भिक्षु होते हैं या फिर उसके अनुयायी, अनुयायी माने फॉलोअर्स, उसको मानने वाले। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वाले, तो अनुयायी प्रार्थना और ध्यान के लिए इकट्ठा होते हैं। चैत्य जो जगह है, ठीक है, चैत्य जो है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म में चैत्य एक पूजा स्थल या फिर मंदिर है जहाँ भिक्षु और अनुयायी प्रार्थना और ध्यान के लिए इकट्ठा होते हैं। ठीक है, अब बिहार क्या है? तो बिहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए बनाए गए मठ थे। चैत्य और बिहार प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। क्लियर हुआ? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भगवान बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ यानी महाजनपद अस्तित्व में थी? तो कुल 16 महाजनपद अस्तित्व में थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है,
अब ये 16 महाजनपदों के नाम क्या है, क्योंकि हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछे ये, ठीक है। तो ये 16 महाजनपदों में देखें अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अशक, अवंती, गांधार और कंबोज, ठीक है। ये 16 महाजनपद थे बुद्ध के समय, ठीक है, ये अस्तित्व में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें एशिया का प्रकाश, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का प्रकाश कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है सर जी। तो महापरिनिर्वाण एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु के बाद निर्वाण, ठीक है, ये क्लियर हुआ। मृत्यु, महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है, मृत्यु। तो गौतम बुद्ध भगवान ने अपना मृत्यु कहाँ लिया था, तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा सीधे सीधे। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था। पहला धर्मोपदेश या फिर अपना गौतम बुद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट नोट्स है इसको याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ में दिया था। इस घटना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, धर्म के पहिए का घूमना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। तो बौद्ध धर्म है, ठीक है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार किसने किया था, बौद्ध धर्म ने, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, कौन कौन से। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख का निवारण का मार्ग है, ठीक है। ये 4 आर्य सत्य हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की महापरिनिर्वाण की तिथि लगभग है, यानी उन जो भगवान बुद्ध हैं इनकी मृत्यु की तिथि कब है। तो 483 ईसा पूर्व है लगभग, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ नहीं है। तो देखें अष्टाध्यायी, चंद्र व्याकरण और तोल कपाप, ठीक है, तोल कापियम, ठीक है, सॉरी, तोल कापियम, अष्टाध्यायी और चंद्र व्याकरण, ये तीनों व्याकरण ग्रंथ है। महाभारत आपका व्याकरण ग्रंथ नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गाथा सप्तशती क्या कर रहा है, गाथा सप्तशती का लेखक सातवाहन राजा था। तो हाला का राजा था, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। नोट्स को देखिए आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। गाथा सप्तशती यानी गहा सत्ता सही, ठीक है। सातवाहन वंश के राजा हाला द्वारा प्राकृत भाषा में रचित एक काव्य ग्रंथ है गाथा सप्तशती, ठीक है, जिसमें अधिकतम ठीक है, जिसमें अधिकतर प्रेम और जीवन के विविध पहलुओं पर कविताएं हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, लगातार ये कई वर्षों से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। टोटल आपके 4 बौद्ध संगीति हुए थे और चारों बौद्ध संगीति में से कोई ना कोई बौद्ध संगीति आपके एग्जाम में पूछ लेता है, हर साल पूछता है। तो मैं चारों बता दे रहा हूँ, चारों को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा अब यहाँ याद रखिएगा, देखें द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली वर्तमान बिहार में आयोजित की गई थी। यह संगीति संभवतः 383 ईसा पूर्व में हुई थी। इस संगीति के जो अध्यक्षता है वो सबकामी ने की थी। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, बिहार में हुई थी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व में। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, सबकामी ने की थी, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहली जो परिषद है, पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वो राजगिरी में हुई थी 483 ईसा पूर्व, ठीक है, अजात शत्रु के समय में हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की थी। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व, किसके समय में, कालाशोक के समय में हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता है वो सबकामी ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी 250 ईसा पूर्व में और इस किसके द्वारा हुई थी, अशोक के द्वारा, और यहाँ पर जो अध्यक्षता है वो मोगली पुट्टा
तीसा के द्वारा किया गया था। ठीक है। अब चौथी जो बौद्ध संगीति है, ठीक है, ये कश्मीर के कुंडल वन में 72 ईस्वी में आयोजित हुई थी। यह कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में आयोजित की गई थी। इस परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। ठीक है। जबकि अश्वघोष जो थे वो इसके सहायक थे। ठीक है। इस परिषद में बौद्ध धर्म के दो संप्रदायों महायान और हीनयान में विभाजित किया गया था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म महायान और हीनयान किस बौद्ध संगीति में अलग हुए थे? चौथी बौद्ध संगीति में। किसके काल में? तो कनिष्क के शासन काल में। अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। कब आयोजित हुई थी? 72 ईसा पूर्व में, सॉरी 72 ईस्वी में। ठीक है। चले, अभिधम्म ग्रंथों को प्राकृतिक से संस्कृत में अनुवादित किया गया था इस चौथी बौद्ध संगीति में। ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, प्राचीन भारत का प्राचीनतम साहित्यिक साक्ष्य है। प्राचीन भारत का प्राचीनतम साहित्यिक साक्ष्य ऋग्वेद है। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए, मालविकाग्नि मित्रम से जानकारी प्राप्त होती है हर्यक वंश की, मौर्य वंश की, या फिर शुंग वंश, या इनमें से कोई नहीं। तो देखें, पूछा क्या है, जानकारी प्राप्त होती है, इनमें से किसी की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। शुंग वंश के काल में घटना ये घटित हुई थी। ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए, मालविकाग्नि मित्रम कालिदास द्वारा रचित एक नाटक है। ठीक है। क्या है? मालविकाग्नि मित्रम क्या है? एक नाटक है जिसको कालिदास ने लिखा है। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक मालविका होती है यानी मालव देश की राजकुमारी, और इसमें अग्निमित्र होते हैं, विदिशा के राजा होते हैं। इन दोनों के प्रेम और विवाह के बारे में इसमें जानकारी मिलती है, जो शुंग वंश के राजा अग्निमित्र के शासनकाल की घटनाओं पर आधारित है। ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, हेलियोडोरस भक्त था। तो हेलियोडोरस वासुदेव का भक्त था, भगवान विष्णु का। ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हेलियोडोरस प्राचीन भारत में यूनानी राजदूत था। ये आपके एग्जाम में पूछेगा तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। जो तक्षशिला के यूनानी राजा एंटीअलसीडस का प्रतिनिधित्व करता था। हेलियोडोरस ने विदिशा यानी मध्य प्रदेश में एक स्तंभ बनवाया, जिसे हेलियोडोरस स्तंभ या बेसनगर स्तंभ के नाम से जाना जाता है। स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख है जो हेलियोडोरस को वासुदेव यानी विष्णु का भक्त बताता है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक संबंधित है। तो त्रिपिटक आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लगातार कई वर्षों से आ रहा है आपके एग्जाम में। देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखें, रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है, महाभारत को वेदव्यास ने लिखा है, बिल्कुल। अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा है, अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा है। कितने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र को, या फिर कौटिल्य इनको कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका क्या है? सुमेलित नहीं है। देखिए, यहाँ पर लिखा है महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संबंधित हैं चिकित्सा विज्ञान से, प्रशासन से, कराधान से, या फिर कृषि से? चरक जो है चिकित्सा विज्ञान से संबंधित हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 25 का। अब यहाँ याद रखिएगा, देखें, चरक प्राचीन भारत के एक महान चिकित्सक और आयुर्वेदज्ञ थे। ठीक है, जिन्हें आयुर्वेद का पिता भी माना जाता है। वे अपने ग्रंथ चरक संहिता के लिए प्रसिद्ध हैं, जो आयुर्वेद चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, सौंदरानंद का लेखक कौन था? सौंदरानंद का लेखक कौन है भैया? तो अश्वघोष हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ नहीं है? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, इंडिका, या चंद्र व्याकरण? तो चंद्र व्याकरण, अष्टाध्यायी, महाभाष्य ये व्याकरण ग्रंथ है। इंडिका आपका व्याकरण ग्रंथ नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है 27 का। देखिए, इंडिका ग्रीक लेखक मेगास्थनीज द्वारा यूनानी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है, जिसमें मौर्यकालीन भारत के समाज, नगरों और भूगोल आदि का विस्तृत वर्णन है। ठीक है। चलें,
क्वेश्चन नंबर आपसे 28 पूछा है, क्या कर रहा है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। 10 मंडल हैं, 1028 इसमें सूक्त हैं और 10,552 मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें उपनिषदों को क्या कहा जाता है। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। देखिए जो उपनिषद हैं इनको वेदांत भी कहा जाता है। वेदांतों का मतलब है वेदों का अंत या फिर वेदों का सार। उपनिषद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और दार्शनिक ग्रंथ हैं। ये वेदों का अंतिम भाग माने जाते हैं, ठीक है। वेदांत क्या है, वेदों के अंतिम भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास ज्ञान का प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत है। ऋग्वेद है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। तो इन्होंने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें रास तरंगिणी के लेखक कौन थे। रास तरंगिणी के लेखक कल्हण है, ठीक है, रास तरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हण है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख किसने उत्कीर्ण कराया। तो यह उत्कीर्ण कराया है हेलियोडोरस ने, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन गाथा सप्तशती का लेखक था। गाथा सप्तशती का लेखक कौन है, तो हाल है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। देखिए गाथा सप्तशती के लेखक हाल या शालिवाहन थे, जो सातवाहन वंश के शासक थे और प्राकृत भाषा में लिखी गई गाथा सप्तशती, ठीक है। इसको मैंने ऊपर भी आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखें निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। कणाद, गौतम बुद्ध भगवान या फिर बौधायन या फिर भास्कर द्वितीय। तो कणाद ने, ठीक है, भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है, महाभारत को वेदव्यास ने, अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा है, अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा है, ठीक है। किसने लिखा है, अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा है, सुघोष ने नहीं लिखा है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। हम कहे जाते हैं, सॉरी आगम है, ठीक है, आगम कहे जाते हैं बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ब्राह्मणी साहित्य या इनमें से कोई नहीं। आगम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। आगम आपके जैन साहित्य हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। तो बोध गया, ठीक है, आपके निरंजना नदी पर स्थित था, बी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। भारत में सबसे पहले जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो इंडो बैक्टीरियन ने चलाया था, ठीक है। उसके बाद कुषाण शासकों ने चलाया था स्वर्ण मुद्रा, उसके बाद गुप्त शासकों ने चलाया था, ठीक है। सबसे पहले इंडो बैक्टीरियन ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, ठीक है। देखिए इंडो बैक्टीरियन शासकों ने भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर शासन किया था और उन्होंने सोने के सिक्कों का उपयोग व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए किया था। कुषाणों ने भी सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन इंडो बैक्टीरियन पहले थे जिन्होंने भारत में स्वर्ण सिक्कों का इस्तेमाल किया। गुप्त वंश ने भी बाद में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, लेकिन इंडो बैक्टीरियन के बाद आए, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। तो कुषाण शासकों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, देखिए कुषाण वंश भारत में सोने के सिक्कों को परिवर्तित करने वाला प्रथम राजवंश था, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने। तो सीसा के, ठीक है। जब सातवाहन शासन कर रहे थे भारत में तो उस समय सबसे ज़्यादा जो मुद्रा है वो शीशे के बनाए गए थे, ठीक है। देखिए सातवाहन काल में मुद्रा बनाने के लिए सबसे अधिक सीसा धातु का उपयोग किया गया था, उसके बाद तांबा और पोटीन चांदी और तांबे का मिश्र धातु होता था, ठीक है, जबकि चांदी के सिक्के दुर्लभ थे। चलें
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो देखें जो कुषाण शासक हैं, ठीक है, ये बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं इन्होंने चलाई थी। बी ऑप्शन राइट है 42 का। देखिए कुषाण शासक भीमकड़भिसेस ने सबसे पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए थे। ध्यान रखिएगा, 6 सेमेस्टर में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया गया है इसके बारे में, ठीक है। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? दिल्ली, जयपुर, आगरा या फिर अरिकामेडू? तो अरिकामेडू से, ठीक है, रोमन सिक्के मिले हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भीमबेटका यानी भीमबैठका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। और जो भीमबेटका है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो सुवर्ण भूमि के नाम से जानते थे। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय ग्रंथ है? बृहद संहिता एक खगोलीय ग्रंथ है। डी ऑप्शन आपका राइट है 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें निम्नलिखित में से कौन आयुर्वेदिक ग्रंथ है? तो इसमें जो अष्टांग उदय है, ठीक है, ये क्या है? आयुर्वेदिक ग्रंथ है। याद रखेंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें आविभारकम, ठीक है, आविभारकम नाटक के प्रणेता हैं। तो इस नाटक के प्रणेता भास है। सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी बहुत ही प्यार और सपोर्ट दिया था। आप लोगों के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं और बाकी जो यूनिवर्सिटियां हैं अभी तक रिजल्ट भी नहीं आ पाया है, तो अभी उसके लिए वेट भी है। बाकी आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्लास को आगे व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप सेकंड नहीं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी मेरे साथ अवश्य जुड़े रहें दोस्तों, ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, वेड़ी संहार क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेड़ी संहार क्या है? तो वेड़ी संहार एक नाटक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि वेड़ी संहार जब नाटक है तो वेड़ी संहार को लिखा किसने है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेड़ी संहार भट्ट नारायण द्वारा रचित एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। क्लियर हो गया? जो महाभारत की कथा पर आधारित है और जिसमें भीम की द्रौपदी के केसों को सजाने यानी वेड़ी संहार की प्रतिज्ञा का वर्णन है। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।